बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम विज़िट कर रहे हैं, यहाँ पर मानकोट के साथ है। हम यहाँ जिंदड़ पीर जो खानेवाल का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मौजूद हैं, और ये जनाब मखदूम कासिम साहब का ये ऑर्चर्ड है, और उनके वालिद साहब हैं मखदूम शौकत साहब। तो ये तकरीबन 150 एकड़ जो है इसमें आम का बाग है, और यहाँ तकरीबन 4000 पौधे हैं। ज़्यादा जो इसमें है वो अब जो नया, यानी नया भी इतना नहीं है, भी 15-16 साल हो गए हैं उस आर्चर्ड को, वो है। और जो पुराना आर्चर्ड है तो उसमें जैसे पुराने तरीके से 40x40 के ऊपर पौधे लगे हुए थे, तो वो हैं। जो नया आर्चर्ड लगा हुआ है उसमें 20x40 फुट पर है। तो जो पुराना आर्चर्ड है, जैसे बहुत सारे हमारे पुराने बागात में इश्यूज आते हैं, तो उसी में जो है ये मसाइल आ रहे हैं। तो जाहिद साहब आप बताएंगे क्या मसाइल आ रहे हैं? ये सर मसाइल आ रहा है आजकल जो नई है IN स्केलिंग, वो इसमें मसाइल आ रहा है। तो दूसरा, पिछले साल में कोई तेले का ज़्यादा अटैक हुआ है, तो पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा था। ये दो इशू आ रहे हैं। स्केलिंग का जो मेन इसका आ रहा है, बकाया माशाल्लाह सही है निज़ाम। तो नए आर्चर्ड या पुराने आर्चर्ड में अब जो बता रहे हैं कि स्केल और तेला, आम का तेला, और ये दोनों मसाइल उस वक्त आएंगे जब आपके पास जो है वो प्रूनिंग के इश्यूज आएंगे। अगर आपने बाग की प्रूनिंग सही नहीं की है तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप इनको कंट्रोल वैसे नहीं कर सकते जैसे कि आपको करना चाहिए। या आपकी अगर मैनेजमेंट बेहतर होगी, आपने अच्छी प्रूनिंग कर ली, पौधे के कद थोड़े से कम कर लें, डाउन साइज करें, उसमें हवा और रोशनी का गुज़र बनाएं। तो जहाँ जिन बागात में हवा और रोशनी का गुज़र अच्छा होगा, वहाँ पर जो है कभी भी ना तेले का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा और ना ही स्केल्स का आएगा। तो ये दोनों जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो जो हैं इसी एक प्रूनिंग के मसाइल की वजह से ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है उनको ठीक करना है। दूसरा, यहाँ पे कुछ वैरायटीज़ हैं, जैसे दुशहरी है, जैसे काला चौंसा है। तो ये वैरायटीज़ वो हैं जो तकरीबन अब मतरूक हो चुकी हैं, यानी इनके हमें अब मार्केट में बहुत अच्छी प्राइस नहीं मिलती है। तो इन वैरायटीज़ को जो है वो ख़त्म करना चाहिए। इनको वैरायटीज़ को ख़त्म करके और इनके ऊपर नई बड करनी चाहिए, जैसे सिनरी है, सफ़ेद चौंसा है, रट्टे वाला है, चनाब गोल्ड है। तो इन वैरायटीज़ को हमने लेकर आना है। इसके बाद अब हम खाद के ऊपर बात करते हैं। तो खाद जो है ना, वो भी आपकी बेहतरीन फ्लोर मैनेजमेंट से ही आप खाद जो है वो उसका बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर हम अपनी फ्लोर मैनेजमेंट को बेहतर करें, यहाँ पर इन्होंने सफाई बहुत अच्छी रखी हुई है। यहाँ इन्होंने स्कर्टिंग की है, नीचे कोई पौधे की कोई टहनी कोई चीज़ ज़मीन को नहीं टच हो रही। लेकिन जो इनके पास पानी का मैं देख रहा हूँ कि ये ओवर इरिगेशन हो रही है, रूट्स जो हैं वो सैचुरेटेड रहती हैं। तो अगर आपने पानी देना है, तो पानी आपने जब देना है तो 8 घंटे के अंदर अंदर अगर आपका पानी वहाँ से वो ख़त्म हो जाते हैं या सिर्फ वहाँ पर वत्तर रह जाता है, तो फिर तो ठीक है। अगर 8 घंटे के बाद भी पानी खड़ा है, तो फिर आप अपनी जो कैनोपी है उसको बेहतर करें, उसकी मैनेजमेंट का जो है आपने बेहतर करना है। ठीक है ना शाह साहब, कि आपने उस कैनोपी के जो नीचे का हिस्सा है उसको आपने ऊंचा करना है थोड़ा सा, और इतना ऊंचा करना है कि पानी का सिर्फ जो है वो एक दफ़ा तने से लगे और वापस आ जाए। तो इस किस्म का आपने जो है वहाँ पर इसको मैनेजमेंट करके आपने वो चीज़ को बेहतर करना है। खाद आप हमेशा तने से और कैनोपी के दरमियान में दें। जहाँ पे कैनोपी एंड हो रही है, यहाँ पे ये कैनोपी एंड हो रही है और वो उसका तना है, तो यहाँ पे जो खड़े हैं हम, इसके दरमियान में आपने खाद देनी है। बिल्कुल तने के पास नहीं देनी और बिल्कुल दूर नहीं देनी। तो जो दरमियान में आप खाद देंगे तो वही सबसे ज़्यादा मुअस्सर और इफ़ेक्टिव है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्तों को हम जो है वो नीचे कैनोपी के नीचे से साफ कर देते हैं।
तो हमें जो पत्ते नीचे गिर रहे होते हैं उनको कैनोपी के नीचे ही पड़ा रहने दें, उनको साफ ना करें। आपने जो हल चलाना है वो भी आपने उस कैनोपी के दूर दूर से चलाएं, जो कैनोपी के नीचे है वो आप हल ना चलाएं। वैसे हम कहते हैं कि हल ही ना चलाएं, और ज़रूरत हो तो सिर्फ रूटर मार दें। लेकिन आप को यह है कि आप चाहते हैं कि नहीं, हम हल के बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर कम से कम आप कैनोपी का जो एरिया है उसे आप छोड़ के और बाकी में जो है हल चलाएं, जो पत्ते हैं वो पड़े रहें। ऐसा होता है कि गर्मी में अगर इसका टेम्परेचर 15 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए कैनोपी के नीचे, और 35 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और गर्मी में आप अगर दरख्त के नीचे बैठेंगे तो आपको जो टेम्परेचर आ रहा होगा वो 30 और 35 के दरमियान ही आ रहा है। तो ये बेहतरीन टेम्परेचर होता है। तो जो भी खाद देंगे उसके लिए वो माहौल भी चाहिए होता है। अब आपने जब रूट्स को सेचुरेशन से बचा लिया, यानी आपकी रूट्स जो हैं वो अब पानी में ना डूबी हुई हैं, वो बेहतरीन खुराक लेने के काबिल हैं, तो उस वक़्त आपने खाद की एप्लीकेशन करनी है। खाद जो है वो बड़ा आसान सा फार्मूला है, बहुत दफ़ा हम बता चुके हैं कि खाद किस वक़्त देनी है। एक खाद आपने हार्वेस्टिंग के फ़ौरन बाद देनी है, यानी सुबह फल तोड़ा है शाम को खाद दे दें, यानी जल्दी से जल्दी आपने जो है खाद देनी है। जब आपने फल तोड़ना है उस वक़्त आपने तीनों खाद जो है वो देनी है। उसमें हम कहते हैं कि आपने 1 किलो फास्फोरस यानी 2 किलो DAP या 8 किलो SSP, 1 किलो इसका क्या कहते हैं पोटाश है उसका 50% देना है, यानी 1 किलो SOP आप दे दें, और 1 किलो आप जब फल बनना शुरू हो जाए तो उस वक़्त दें। और 2 किलो यूरिया है तो 2 किलो नाइट्रोजन है, तो उसका मतलब ये है कि आपने फल तोड़ने के बाद 2 किलो यूरिया दे देनी है, और 2 किलो यूरिया आजकल आप दें। जो आजकल आप यूरिया देंगे, और यूरिया और पोटाश दो ही आपने खादें देनी है, और 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इन दो जो मेन खादें हैं उनमें से आप इसको स्प्लिट कर लें। यूरिया को आप दें जनवरी में, 15 जनवरी के बाद जब इनके ये मुंह बनने शुरू हो जाते हैं फ्लावर के, और फ्लावर निकलने को तैयार होता है, तो उस वक़्त अगर आप ये खाद देंगे तो वो इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। इससे ना सिर्फ आपका जो है वो फ्लावर का पेनिकल का साइज़ बहुत अच्छा होगा, फ्लावरिंग जो थोड़ी सी रुक के निकल रही है वो बहुत अच्छे तरीके से निकल आएगी। उसके अलावा जो केरा है वो कम होगा, फ्रूट सेटिंग बहुत अच्छी होगी, और आपको पूरे दरख्त के ऊपर फ्लावरिंग जो है बहुत अच्छी और इवन फ्लावरिंग, यानी एक जैसी फ्लावरिंग जो है वो नज़र आएगी। तो इस के लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आजकल जो खाद देनी है वो सिर्फ यूरिया दें। ठीक है, अगर आपने पहले DAP नहीं दी या फास्फोरस नहीं दी तो वो नहीं दी तो उसको स्किप कर दें। इसके यूरिया के साथ क्या देना है, आपने यूरिया के साथ जिंक 200 से 250 ग्राम फी पौधा बड़ा, और बोरॉन वो आपने 50 से 70 ग्राम, छोटा थोड़ा सा पौधा है 50 ग्राम दे दें, फुल बड़ा पौधा है 70 ग्राम दे दें, या 100 ग्राम भी दे सकती हैं आप। तो ये वाली खाद देनी है। अब हमें जो फास्फोरस है अगर हम उसको अवेल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे एक आपको टोटका बताते हैं कि सिर्फ आप ह्यूमिक एसिड आधा किलो 250 ग्राम से आधा किलो, छोटा दरमियानी साइज़ का पौधा है 250 ग्राम, और फुल बड़ा पौधा है तो उसे 500 ग्राम फी पौधा अगर दे देते हैं, तो ये आपके जो फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरियाज होते हैं उनको ये एक्टिव करेगा, और एक्टिव करने के बाद ये जो है उस फास्फोरस को पौधे को अवेल कराएगा। जैसे जो भी हम खाद दे रहे होते हैं आम तौर पर वो 30% तक पौधों को दस्तयाब होती है, बाकी जाके वो ज़मीन में फिक्स हो जाती है। लेकिन फास्फोरस जो है वो 95% तक फिक्स हो जाती है। तो इसलिए अगर हम 1 साल पूरा फास्फोरस नहीं देते और सिर्फ हम
ह्यूमिक एसिड को अप्लाई कर रहे हैं तो वो 5% जो पहले पौधों को दस्तयाब थी जब खाद आपने फास्फोरस दी, तो उससे ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा सिर्फ ह्यूमिक एसिड डालने से, कि हो सकता है वो 20% 30% तक पौधों को दस्तयाब हो और पौधों आपकी जो है वो शक्ल है वो बेहतरीन इस पर नज़र आ रही है। तो ये चंद एक गुजारिशात थी जो प्रूनिंग के मुतालिक हो गई, खाद के मुतालिक हो गई। तो हम यहाँ मखदूम कासिम साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें यहाँ अपने आर्चर्ड में आने की दावत भी दी, हमने इनको विज़िट किया। और जाहिद शाह साहब माशाल्लाह बड़े मेहनत के साथ ये सारा सिस्टम जो है इसको मैनेज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पोटाशियम नाइट्रेट के मुतालिक जो है वो बताएंगे, तो कि उसके कुछ लोग कहते हैं कि इसको फ़ायदा क्या है नुकसान क्या है। तो फ़ायदा तो पहले हम बता चुके हैं, तो नुकसान क्या है या नहीं है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।